बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्ड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। When an agreement is enforceable by law, it is valid contract. An agreement is enforceable by law when it fulfills all the following conditions. अब जब कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के जरिए इन्फोर्स किया जा सकता हो, वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होता है? एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ तब होता है जब वो फॉलोइंग एलिमेंट्स को फुलफिल करे। फॉलोइंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? उसमें एक वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस मिलके एक प्रोमिस बनता है। प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस मिलके एक एग्रीमेंट बनता है। यानी एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में, और वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। उन कॉम्पिटेंट पार्टीज की वहां पर फ्री कंसेंट शामिल होनी चाहिए, और वहां पर लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेवंथ है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड बाय लॉ। लॉ ने उनको वर्ड डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अगर ये सारे एलिमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज मिस्ड, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी आइदर वर्ड और वर्डेबल। ऊपर जो एलिमेंट्स दिए गए, इनमें से अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट या तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वर्डेबल होगा। अब एक होता है वर्ड एग्रीमेंट और एक होता है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में क्या फर्क है? जो वर्ड एग्रीमेंट होता है वो शुरू से ही वर्ड होता है। जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले वैलिड होता है, बाद में किसी एक्ट की वजह से वर्ड हो जाता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड हो और बाद में इनवैलिड हो जाए या वॉइड हो जाए तो उसको वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही वर्ड हो तो उसे वर्ड एग्रीमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर दो बंदे आपस में डीलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की, वो कह रहा है कि आप मुझे इतनी ड्रग्स दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ये तो शुरू से ही एक गलत कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको वर्ड एग्रीमेंट माना जाएगा कि लॉ ने ड्रग्स की ट्रांजेक्शन को मना किया हुआ है। इस वजह से ये जो एग्रीमेंट होगा वो वर्ड एग्रीमेंट होगा। तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको मिसाल बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर एक सिंगर है, उसने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं आपके थिएटर में आके सिंगिंग करूंगा। अब उसके बाद वो जो सिंगर है वो सख्त बीमार पड़ गया, घूमने के लायक भी नहीं बचा। अब इसके लिए सिंगिंग करना एक इम्पॉसिबल काम बन चुका है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इस सिंगर के बीमार होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम वर्ड एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन or more parties thereto but not at the option of other party is voidable contract. Voidable contract एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, यानी उस एग्रीमेंट को सिर्फ एक पार्टी इन्फोर्स कर सकती है लेकिन दूसरी पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। A voidable contract allows one party which was disadvantaged to choose whether to enforce it or to rescind it. If the party insists on enforcing it, the contract remains valid and legally binding. If rescind it, the contract will be void. एक voidable contract एक aggrieved पार्टी को, इस पार्टी को नुकसान हुआ है, इजाजत देता है कि या तो वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करे या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने के लिए इन्फोर्स करे। और वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बन जाता है। अगर पार्टी कहती है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, अगर परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट करती है वो पार्टी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, को एक बंदे ने धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया और उसे कहा कि आप अपनी मुझे बाइक 50,000 में सेल कर दो। उसने डर में आके वो बाइक उसको सेल कर दी। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है एट द ऑप्शन ऑफ that person who was threatened. ये कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है उस बंदे के ऑप्शन पे जिसको थ्रेट किया गया, यानी उस बंदे के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसके पास ये भी ऑप्शन है, ये कहता है ठीक है भले ही इसने मुझे धमकी दी थी, इसने मुझसे ये बाइक खरीदी है, मुझे वो पैसे दे जो इसने कॉन्ट्रैक्ट में कहे थे। तो अगर इसको ये रेस्काइंड करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाता है, इससे ये बंदा डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकता है। अगर ये कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है। इसी तरह अगर कोई भी बंदा किसी को फ्रॉड से एंटर करवाता है या मिसरिप्रेजेंटेशन से एंटर करवाता है या अंडर इन्फ्लुएंस से एंटर करवाता है कॉन्ट्रैक्ट में, या कोएर्शन से एंटर करवाता है, तो ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वर्डेबल होते हैं। जो एग्रीवेड पार्टी है, जिस पार्टी को धमकाया गया था या जिससे फ्रॉड किया गया था, उसके पास
दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर दे, डैमेजेस क्लेम करे, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट करे। परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल द एग्रीवेड पार्टी कैन, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो एग्रीवेड पार्टी क्या क्या कर सकती है? सबसे पहले रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, एंड रिटर्न द गुड्स एंड रिकवर मनी, अपनी चीजें वापस कर सकती है, पैसे रिकवर करेगी। कि उस बंदे से जबरदस्ती बाइक ली गई, अब वो बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करेगा तो उस बंदे से अपनी बाइक वापस लेगा, तो उसने उसको पैसे दिए थे 50,000, वो उसे वापस कर देगा। थर्ड है सू फॉर द डैमेजेस, अगर इस बंदे के जितने भी डैमेजेस हुए, इसने इस बंदे पे केस किया, धमका के इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है, जितने भी इस बंदे को डैमेजेस होंगे वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। फोर्थ में कहता है अगर वो बंदा रिस्काइंड नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए वो इंसिस्ट करता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है। फॉलोइंग आर द रीजंस या सेक्शंस दैट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, नीचे कुछ सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ फ्री कंसेंट, द कंसेंट व्हिच इज नॉट काज्ड बाय कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, इट विल बी फ्री कंसेंट। If any of the above terms except the mistake are not used to make the contract will be voidable, but if there is a mistake the contract will be void। अब अगर जो कंसेंट है वो कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ली गई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। इनके सिवा अगर ली गई है बगैर किसी प्रेशर के या फ्रॉड वगैरह के तो वो कंसेंट फ्री होगी। ऊपर वाले जो टर्म्स अभी मैंने आपको बताए मिस्टेक के सिवा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। कौन से? यानी कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या रिप्रेजेंटेशन, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी वजह से अगर किसी भी बंदे की कंसेंट ली जाती है, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। लेकिन अगर वहां पर मिस्टेक शामिल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ये जो टर्म्स हैं सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 20 तक डिफाइन किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगी फ्री कंसेंट की, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। सेक्शन 53 प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय अदर पार्टी, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिस एंड वन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स अदर from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of party so prevented and he is entitled to the compensation from other party for any loss। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिस शामिल है और एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए तैयार है लेकिन दूसरी पार्टी उसको परफॉर्म करने से रोकती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा द ऑप्शन ऑफ द पर्सन सो प्रिवेंटेड, यानी जिस बंदे को रोका गया उसके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। यानी एक बंदा था जो कि घरों को कलर करता था, उसके साथ एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मुझे मेरे घर को कलर कर गया। अब वो बंदा उसके घर को कलर करने के लिए आ गया लेकिन इस बंदे ने उसको रोक दिया कि आप मेरे घर को कलर नहीं करो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा कलर मैन के ऑप्शन पे। वो कलर मैन इस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर सकता है, उसको जितने भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी किराया करके आया वो भी क्लेम कर सकता है इस बंदे से। थर्ड नंबर पर है सेक्शन 55 फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, वॉइडेबल टाइम एसेंशियल नहीं है तो पार्टी कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया वहां पर उन्होंने एक टाइम फिक्स्ड कर दिया, इस फिक्स टाइम पर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है। अगर वो बंदा उस फिक्स टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकता और अगर वहां पर टाइम एसेंशियल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अगर वहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है तो सिर्फ वो बंदा कंपनसेशन ही क्लेम कर सकता है। जैसे कि एक बंदे ने एक मैन्युफैक्चरर को कहा कि आप मुझे मेरे दुकान के लिए टायर्स भेज दो इस फिलहाल तारीख पर, क्योंकि इस तारीख पर एक इवेंट है, बहुत सारी बाइक्स आएंगी, हो सकता है कि उनके टायर्स पंचर हो जाएं, मेरे टायर्स बहुत ज्यादा चलेंगे। लेकिन अगर उस फिक्स टाइम पर वो बंदा उसको टायर्स सप्लाई नहीं करता, यहाँ पर जाहिर बात है कि टाइम एसेंशियल भी है कि इवेंट भी है, उस शॉपकीपर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, तो अगर वो इसको सप्लाई नहीं करता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। शॉपकीपर चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करके उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, अगर चाहे परफॉर्मेंस के लिए उसको इंसिस्ट कर सकता है ठीक है आप मुझे ये टायर्स दे दो। परफॉर्मेंस के लिए इसने इंसिस्ट कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। अगर ये इसको रिस्काइंड करता है तो ये वॉइडेबल होता है। लेकिन
अगर यहाँ पर टाइम एसेंशियल नहीं होता, इस केस में सिर्फ बंदा कंपनसेशन ही क्लेम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, उन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता या कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड नहीं कर सकता। जैसे उस बंदे ने कहा मुझे टायर्स भेज दो, अब कोई भी इवेंट नहीं है, टाइम फिक्स तो है लेकिन एसेंशियल इतना नहीं है। अगर वो बंदा मैन्युफैक्चरर उसको टायर्स उस तारीख पे सप्लाई नहीं करता, ये कॉन्ट्रैक्ट वेडेबल नहीं होगा क्योंकि टाइम यहाँ पर एसेंशियल नहीं है। यहाँ पर वो शॉपकीपर सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड नहीं कर सकता और गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर टाइम एसेंशियल होता तो वो गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता था। अब ये तो था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ते हैं वॉइड एग्रीमेंट। A void agreement is one that is fundamentally invalid from the beginning. void agreement वो agreement है जो कि fundamentally शुरू से ही invalid होता है। It lacks legal effect and is not enforceable by law. में कोई भी legal effect नहीं होता। void contract को लॉ के जरिए इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। It is treated as though it never existed. कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। Parties to a void agreement are not legally obliged to perform their obligations and they cannot enforce the contract in court. void agreement में जो parties होती हैं वो legally binding नहीं होती अपनी obligation को perform करने में। उस पार्टी में अगर कोई भी पार्टी उस एग्रीमेंट को ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी है वो उसको कोर्ट में इन्फोर्स भी नहीं कर सकती। जैसे मिसाल के तौर पर उन दोनों के बीच में एक ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ड्रग्स का एग्रीमेंट हुआ, उसने उसको ड्रग्स दिए, वो उसको पैसे नहीं दे रहा। अब वो बंदा उसको केस नहीं कर सकता उस पे कोर्ट में कि ये मुझे पैसे नहीं दे रहा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। या फिर अगर दो बंदे जुआ खेल रहे हैं, एक बंदे ने उससे पैसे जीत लिए लेकिन वो बंदा उसको पैसे नहीं दे रहा, यहाँ पर वो बंदा उस पे केस नहीं कर सकता कोर्ट में, ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा, कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। रीजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बीइंग वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट वॉइड क्यों होता है, उसके कौन से रीजंस होते हैं, या इलीगलिटी या इलीगल होता है, या इम्पॉसिबिलिटी। एक वो इम्पॉसिबल हो जाता है, जैसे शुरू में मैंने बताया आपको, एक सिंगर नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो बीमार हो गया है। या एक हार्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल करने का लेकिन वो हार्स ही मर गया, हार्स ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट का ना होना, जैसे कि अगर वहां पर मिस्टेक है, दो पार्टीज अंडर ए मिस्टेक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, मनी रिसीव्ड एंड गुड्स डिलीवर्ड मस्ट बी रीपेड एंड रिटर्न्ड। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे रिसीव किए गए हैं और जो चीजें डिलीवर की गई हैं उन पैसों को वापस लिया जाएगा और गुड्स को रिटर्न किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन से सेक्शंस हैं या कौन से रीजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाते हैं। स्क्रीन पे जितने भी आपको ये सेक्शंस दिख रहे हैं, ये सारे सेक्शंस में बताया गया है इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एग्रीमेंट इज वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट इज वॉइड। वो एग्रीमेंट वॉइड होगा जहाँ पर दोनों पार्टी मैटर ऑफ फैक्ट के बुनियाद पर मिस्टेक पे हो, जो मैटर ऑफ फैक्ट एग्रीमेंट के लिए जरूरी हो। इस टाइप का एग्रीमेंट वर्ड होगा। मिसाल के तौर पर से शुरू में मैंने आपको एक मिसाल बताया कि दो पार्टीज हैं ए और ए ने बी को कहा कि मैं आपको एक हार्स दूंगा, आप मुझे 50,000 दें। अब जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तो उस वक्त हार्स मर चुका था। अब दोनों पार्टीज को पता नहीं था हार्स मर चुका है, दोनों ही पार्टीज अंडर मिस्टेक थी, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। दूसरा मिसाल है कि एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि मेरा सामान एक कार्गो में आ रहा है, जैसे ही पहुंचता है तो मैं आपको वो सामान सेल कर दूंगा। कार्गो उस कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त या कॉन्ट्रैक्ट से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के बाद डूब चुकी थी। दोनों ही पार्टीज अंडर मिस्टेक थी, दोनों को ही नहीं पता कि कार्गो डूब चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। सेक्शन 23 में कहता है अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। एनी एग्रीमेंट इज वॉइड इफ कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल। किसी भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, उस एग्रीमेंट को वॉइड कहा जाएगा। फॉलोइंग केसेस मेक द कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। ये कुछ केसेस हैं वो एक कंसीडरेशन को या एक ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल बनाते हैं। सबसे पहले व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर वो चीज लॉ ने मना की है और फिर भी कोई बंदा उस कंसीडरेशन उस ऑब्जेक्ट की डीलिंग करते हैं तो वो वॉइड होती है। ड्रग्स वगैरह हो गए, ड्रग्स की डीलिंग होती है, ये अनलॉफुल कंसीडरेशन है या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ये वॉइड होगी। दूसरा है नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सच इफ इट इज परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ऑब्जेक्ट की नेचर ऐसी है अगर उसको परमिट किया जाए तो वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करेगा। तीसरा है इट इज फ्रॉडुलेंट, अगर वो फ्रॉडुलेंट है। फोर्थ है आर द ऑब्जेक्ट दैट इंश्योर्स द पर्सन आर प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी पर्सन को इंज्योर कर सकता है या पर्सन की प्रॉपर्टी को इंज्योर कर सकता है। और फिफ्थ है कोर्ट्स रिगार्ड्स इट एज इमोरल
आर अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट ने उस चीज को इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ करार दे दिया है। तो अगर ये चीजें किसी भी कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट में आती हैं तो वो कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाता है। अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट टू गिव द ड्रग्स इन एक्सचेंज फॉर ए हॉर्स इज वॉइड। अगर कोई भी बंदा एग्रीमेंट करता है मुझे आप हॉर्स दो मैं आपको ड्रग्स दूंगा तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। या फिर अगर कोई भी बंदा कहता है कि आप मुझे 20,000 दो मैं आपको ड्रग्स देता हूँ तो ये वॉइड होगा। और थर्ड है अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड पार्ट। इसमें भी अनलॉफुल कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट है लेकिन पार्ट में यानी आधा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर कोई भी बंदा कहता है मैं आपको 20,000 रुपए भी देता हूं और ड्रग्स भी देता हूं, आप मुझे हार्स दें। इसमें जो 20,000 हैं वो तो सही चीज है, के लिए तो लॉ ने मना नहीं किया। इसके साथ ड्रग्स हैं वो भी बंदा दे रहा है, कह रहा है इसके एक्सचेंज में आप मुझे हार्स दो, तो इस टाइप का एग्रीमेंट भी वॉइड होगा जहाँ पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन आर अनलॉफुल इन पार्ट। और सेक्शन 25 में है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। अगर कोई भी एग्रीमेंट कंसीडरेशन के सिवा बनाया गया है, कंसीडरेशन के बगैर बनाया गया है तो वो भी वॉइड होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बंदा कहता है कि मैं आपको ये मोबाइल देता हूँ, उससे वो पैसे नहीं ले रहा, ये कंसीडरेशन नहीं होगी। कंसीडरेशन में हमेशा ये होता है एक चीज के रिटर्न में दूसरी चीज देना। अगर एक मोबाइल दे रहा है तो दूसरे पैसे देगा, अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो वो कंसीडरेशन वॉइड होती है। लेकिन कुछ केसेस हैं यहाँ पर कंसीडरेशन के बगैर भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सबसे पहला है प्रोमिस मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। कोई भी बंदा किसी को लव एंड अफेक्शन के बुनियाद पर किसी चीज देने का प्रोमिस करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मिसाल के तौर पर एक फादर है वो अपने बेटों को कहता है अगर आपने एग्जामिनेशन में A1 ग्रेड लिया तो मैं आपको बाइक लेके दूंगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए। यहाँ पर उस बाप को तो कुछ नहीं मिलेगा, उसको बाइक देगा, उसको उसके रिटर्न में पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। और दूसरा है प्रोमिस मेड टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटरी सर्विसेज के लिए कंपनसेट करने के लिए अगर कोई प्रोमिस करता है तो वो भी वैलिड हो। अब मिसाल के तौर पर एक टीचर ने एक बच्चे को पढ़ाया था फ्री में, वो बच्चा बड़े होके एक ऑफिसर बन गया और कुछ सालों बाद उसको अपना वो टीचर मिला जिसने इसको फ्री में पढ़ाया था। अब वो बच्चा एक ऑफिसर बन गया था तो उसने अपने टीचर को कहा आपने मुझे पढ़ाया था, आपको एज ए गिफ्ट 50,000 रुपए देना चाहता हूँ या 1,00,000 रुपए देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो जो ऑफिसर अपने टीचर को 1,00,000 देगा, कार देगा गिफ्ट में, बाइक देगा, उसको तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ पर कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। थर्ड है व्हेन प्रोमिस इज मेड टू पे ए टाइम बार्ड डेब्ट। यहाँ पर अगर एक बंदा टाइम बार्ड डेब्ट पे करने के लिए प्रोमिस करता है तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वैलिड होगा। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसने 20,000 रुपए दिए थे बी को, लेकिन बी ने उससे वो पैसे वापस नहीं किए और 20 साल गुजर गए। अब अगर ए कोर्ट जाता है तो कोर्ट भी उसको वो पैसे नहीं लेके देगी कि वो अब टाइम बार्ड डेब्ट हो गया है। कोर्ट कहेगी अब ए का उस बंदे के कर्जे के ऊपर कोई भी राइट नहीं है, बंदा कोर्ट के जरिए उस बंदे से ये पैसे वापस नहीं कर सकता। लेकिन फिर बी को तरस आ जाता है, बी उससे प्रोमिस करता है कि मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा 10-10 हजार रुपए करके या 5-5 हजार रुपए करके या एक साथ ही 20,000 दूंगा। यहाँ पर अगर 20,000 बी देगा, इतने में बी को तो कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कोई कंसीडरेशन नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन ये जो तीनों मैंने एग्जांपल्स आपको बताए ये रिटर्न में होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने। दूसरे भी मिसाल दिए जाते हैं कि अगर एक बंदा गिफ्ट दे रहा है किसी के बर्थडे पर या गिफ्ट देने का प्रोमिस करता है वो भी वैलिड होता है। या फिर अगर कोई भी बंदा किसी को चैरिटी में पैसे देने का प्रोमिस करता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। या फिर अगर कोई भी बंदा फ्री बेलमेंट में उसके दोस्त की शादी है उसको फ्री में सामान देता है जैसे लाउड स्पीकर्स हो गए, चेयर्स हो गई, वो भी वैलिड होता है। ये जो चीजें अभी मैंने आपको बताई ये बुक में नहीं लिखी गई, इन डिफरेंट सोर्सेज से मुझे मिली थी इसलिए मैंने आपको बता दी। सेक्शन 26 में कहता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, यानी अगर कोई भी बंदा किसी को शादी करने से मना करता है, शादी करने से मना करने का एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। और सेक्शन 27 में कहता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एवरी एग्रीमेंट बाय विच वन इज रेस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। किसी भी बंदे को कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस एक्सरसाइज करने से रोका जाए या रोका जाने का एग्रीमेंट किया जाए उस टाइप का एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है, इफ समवन हिमसेल्फ सोल्ड द गुडविल ट्रेडमार्क ऑफ हिज बिजनेस। लेकिन अगर उस बंदे ने खुद अपने
दुकान की गुडविल सेल की है या ट्रेडमार्क, फिर उसको रोका जा सकता है। मिसाल के तौर पर बंदे का होटल है, वो बहुत मशहूर है पर्टिकुलर नाम से, उसने वो अपने होटल का नाम किसी और को बेच दिया, उसे कहा कि आज से आप इस नाम से अपना होटल रन करो। अब अगर ये बंदा अपने होटल की ट्रेडमार्क या अपने होटल का नाम सेल करने के बाद भी इस नाम से होटल चलाएगा, फिर वो बंदा इसको रोक सकता है। इस बंदे ने इसके होटल का नाम खरीदा है या ट्रेडमार्क खरीदी है या गुडविल खरीदी है। और सेक्शन 28 में कहता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर किसी भी बंदे को लीगल प्रोसीडिंग्स से रोकने का एग्रीमेंट बनाया जाए तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन दी गई है, अगर दो पार्टीज हैं तो इस बात पे एग्री हो गई हैं, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो इसे आर्बिट्रेशन के जरिए हल करेंगे। दोनों पार्टीज में से अगर कोई भी पार्टी कोर्ट में जाती है केस करने, तो दूसरी पार्टी है वो उसको रोक सकती है कि उन्होंने पहले ही ये एग्री किया था कि अगर हमारा कोई भी मसला होगा तो हम आर्बिट्रेशन के जरिए हल करेंगे। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि दो वकील होते हैं, इनको आर्बिट्रेटर्स कहा जाता है। एक पार्टी का आर्बिट्रेटर होता है, एक दूसरी पार्टी का, वो साथ में बैठ के उस मसले का हल निकालते हैं, कोर्ट जाए बगैर। अगर वो कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट भी उनको वापस भेज देती है, आप जाके ये मसला आर्बिट्रेशन में हल करो। और सेक्शन 29 में कहता है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। The agreements, the meaning of which is not certain, are capable of being made certain is void। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर उसकी मीनिंग सर्टेन नहीं है या फिर उस एग्रीमेंट को सर्टेन नहीं बनाया जा सकता। अब मिसाल के तौर पर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को कहा कि मैं आपको 100 टन ऑयल सेल करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज सर्टेन नहीं है कि कौन सा ऑयल, सरसों का ऑयल, कोकोनट का ऑयल, आलमंड ऑयल, यहाँ पर ये चीज सर्टेन नहीं है। तो जिस एग्रीमेंट में कोई चीज सर्टेन ना हो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर आप एक और मिसाल ले लो, मिसाल के तौर पर एक बंदे से एग्रीमेंट करता है कि आप मुझे 5 बोरियां चावल की दे देना, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। यहाँ पर वो कह रहा है कुछ पैसे कितने हो सकते हैं, 5,000 हो सकते हैं, 10,000। तो यहाँ पर ये चीज सर्टेन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक दुकान पे जाता है और उसे कहता है कि मुझे ऑयल दो, ये चीज यहाँ पर सर्टेन नहीं है, तो ये वॉइड होगा। वो बंदा एक दुकान पर जाता है जो दुकान सिर्फ है ही कोकोनट ऑयल का, उस दुकान पे सिर्फ कोकोनट ऑयल बिकता है। अगर वो बंदा उसे कहता है कि मुझे ऑयल चाहिए, यहाँ पर ये चीज इम्प्लाइड है, अगर ये इस दुकान पे आया है तो इसको कोकोनट ऑयल ही चाहिए, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। सेक्शन 30 में कहता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरी ऑफ एनीथिंग। यानी अगर किसी भी जुआ में कोई भी एग्रीमेंट किया जाए तो वो वॉइड होगा। ऐसे एग्रीमेंट में कोई भी सूट फाइल नहीं की जा सकती किसी भी चीज को रिटर्न करने में। मिसाल के तौर पर दो बंदे हैं, उन्होंने एक बेट लगा दी पाकिस्तान और इंडिया की मैच पे। एक बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान जीत गया, मैं आपको 20,000 दूंगा, और अगर हार गया तो आप मुझे 20,000 दोगे। तो अगर पाकिस्तान हार जाता है और वो बंदा उसे 20,000 नहीं देता, तो वो बंदा कोर्ट में जाके उस पे केस नहीं कर सकता कि ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि ये एग्रीमेंट ही वॉइड है सेक्शन 30 के तहत। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन दी गई है, गेम्स ऑफ स्किल्स आर नॉट वेजर का एक एग्जांपल दिया गया है, हॉर्स राइडिंग। यानी जो गेम्स स्किल्स वाली हैं उनको वेजर नहीं माना जाएगा, जैसे कि हॉर्स राइडिंग है। हॉर्स राइडिंग भी तो एक जुआ है, लेकिन बड़े बड़े प्रिंसेस ये जुआ खेलते हैं, पूरी दुनिया के लेवल पे ये जुआ खेली जाती है तो जुआ, लेकिन इसको भी उन्होंने वैलिड करार दे दिया है। अब अगर कोई भी हॉर्स राइडिंग पे कोई बेट लगाता है, उसको बाद में पैसे नहीं दिए जाते, तो वो बंदा उस पे केस कर सकता है कोर्ट में पैसे रिकवर करने के लिए। अब सेक्शन 36 कहता है एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट पे अगर कोई एग्रीमेंट कंटिजेंट है, कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू anything if an impossible event happens is void whether the impossibility of event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। अगर कोई ऐसा कंटिजेंट एग्रीमेंट बनाया गया है किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट के हैपन होने पर या ना होने पर, यानी अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट हैपन होता है तो मैं ये चीज़ करूंगा, या अगर इम्पॉसिबल इवेंट हैपन नहीं होता तो मैं ये चीज़ करूंगा, इस टाइप का एग्रीमेंट वर्ड होता है। यही उस इवेंट की इम्पॉसिबिलिटी का चीज को पता हो या ना हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि अगर सूरज वेस्ट से भरता है तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो ये जो इवेंट है ये इम्पॉसिबल है, इसलिए ये जो एग्रीमेंट होगा ये भी वर्ड होगा। अब एक बंदा ए को कहता है कि अगर आप 20 से शादी करोगे तो मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा।
बी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो ये जो इवेंट है ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। सेक्शन 56 में कहता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने का अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो भी वॉइड होगा। सेक्शन 36 में कहता है अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट हैपन होता है तो मैं ये चीज करूंगा, ये एग्रीमेंट बनाया गया था। और सेक्शन 56 में भी बंदा कहता है कि मैं ये इम्पॉसिबल एक्ट करूंगा, इम्पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट बनाया गया। अगर कोई भी बंदा पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है मैं आपको मैजिक के जरिए एक मोबाइल डिस्कवर करके दूंगा, ये चीज इम्पॉसिबल है, इसलिए ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। दूसरा मिसाल है, दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। ए एक अलग कंट्री का बंदा है और बी एक अलग कंट्री का बंदा है। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कहता है कि मैं आपको ये कार्गो सेल करूंगा, ये कार्गो आपके पास आ रहा है। इनके बीच एक एग्रीमेंट बन गया या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन उन कंट्रीज के बीच में एक वार हो गई। दोनों कंट्रीज ने ये डिक्लेयर कर दिया इस कंट्री के साथ अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेरेशन आ गई, अब उन दोनों बंदों का जो एग्रीमेंट हुआ था ये भी इम्पॉसिबल हो गया इस वार की वजह से, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। थर्ड एग्जांपल है, एक बंदा है, उसने बी को कहा कि आप ए से शादी कर लो, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, फिर मैं आपको एक जॉब दूंगा। ये एग्रीमेंट हो गया, लेकिन जो ए था वो पागल हो गया, ये भी एक इम्पॉसिबल एक्ट हो गया। अब पागल से वो कैसे शादी कर, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। अब वर्ड एग्रीमेंट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? तो वर्ड एग्रीमेंट होता है व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड और इनवैलिड फ्रॉम द स्टार्टिंग एज वर्ड एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल सेलिंग ड्रग्स या अनसर्टेनिटी ईटीसी। अगर कोई भी एग्रीमेंट जो शुरू से लेकर वॉइड या इनवैलिड है उसको वर्ड एग्रीमेंट माना जाता है। जैसे कि दो बंदों के बीच में ड्रग्स सेल करने का एग्रीमेंट हुआ तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। फिर जैसे अनसर्टेनिटी हम पढ़ के आए, एक बंदा कहता है कि आप मुझे 5 बोरियां चावल की दो, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। अब कुछ पैसे जो हैं सर्टेन चीज नहीं है, पता नहीं कितने पैसे कुछ, ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। अब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वर वैलिड बट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस आर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो शुरू में तो वैलिड थे लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो गए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिंगर है, उसने एक होटल वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि वो उसके होटल में 6 महीने तक सिंगिंग करेगा एक सर्टेन प्राइस पर। कुछ दिन उसने वहां पर सिंगिंग की, कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़ गया। अब इतना बीमार हो गया कि वो उसका जाना वहां पर मुश्किल था, तो ये चीज एक इम्पॉसिबल चीज हो गई, ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू में तो वैलिड था लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से, यानी वो बीमार पड़ गया, फिर ये वर्ड हो गया, तो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो वर्ड एग्रीमेंट होता है वो शुरू से ही वर्ड होता है और जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरू में वैलिड होता है लेकिन बाद में वर्ड हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कौन सा सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।